गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम लोग राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध को पढ़ रहे थे, जिसके दो भाग को हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला भाग भूमि और दूसरा भाग जल। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आज राष्ट्र के स्वरूप के तीसरे अंग अर्थात संस्कृति को पढ़ेंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृत का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में साहित्य जन अपने अपने मस्तिष्क, अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु
आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमिट भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अब पाठ पढ़ने के बाद इसके मैंने बताया कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण इसमें इसका जो पहला अनुच्छेद है वह इसी वर्ष के 302 जेड के संकेतांक के अंदर पूछा गया था और दूसरा अनुच्छेद जेड आई अनुच्छेद संकेतांक के अंदर पूछा गया है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। व्याख्या में सर्वप्रथम हम पहले अनुच्छेद राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, अर्थात हम लोग इसके पूर्व भूमि और जन के बारे में पढ़ने के बाद भूमि और जन के पश्चात लेखक राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृति का वर्णन करते हुए कहता है कि मानव सभ्यता का ही दूसरा नाम संस्कृति है। संस्कृति माने कल्चर, हमारे संस्कारों द्वारा जो अर्जित हमारा आचार व्यवहार। भूमि और जन के पश्चात लेखक राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृति का वर्णन करते हुए कहता है कि मानव सभ्यता का ही दूसरा नाम संस्कृति है। संस्कृति अर्थात जो हमारे संस्कारों द्वारा अर्जित हमारा आचार व्यवहार है, वही संस्कृति सभ्यता, जिसको अंग्रेजी में हम कल्चर कहते हैं। इसका निर्माण मनुष्य द्वारा अनेक युगों की दीर्घावधि में किया गया है। ये एक दिन में अर्जित नहीं किया जाता है, इसके लिए बहुत लंबा समय हमारी मानव सभ्यता ने लगाया, तब आज जाकर के हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति आज इस उच्च चरम स्थान पर पहुंची है, चरम स्थल पर पहुंची है। यह उनके जीवन का उसी प्रकार से अभिन्न और अनिवार्य अंग है जिस प्रकार से जीवन के लिए श्वास और प्रश्वास अनिवार्य है। जिस प्रकार से हमारे जीवन के लिए श्वास लेना, हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, यही हमारी जीवंतता का, जीवित रहने का हमारा एक प्रमाण है।
उसी प्रकार से ये संस्कृति भी हमारे लिए जीवन के श्वास और प्रश्वास की भांति है। वस्तुतः संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है। ये संस्कृति मानव का मस्तिष्क है। मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। हमारे शरीर के अंदर जो कंट्रोलिंग पावर है वो माइंड के पास है, मस्तिष्क के पास है, और मस्तिष्क ही पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण कर पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। मस्तिष्क की मृत्यु होने पर ही व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, भले उसका पूरा संपूर्ण शरीर भली भांति कार्य कर रहा हो और जीवित हो। फिर भी यदि मस्तिष्क हमारा जो है मृतप्राय हो जाता है तो मानव को मृत मान लिया जाता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ एक शब्द आया है कबंध मात्र। कबंध मात्र का मतलब है बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र। कबंध नाम जो है एक राक्षस का नाम था। आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा। राम सीता की खोज में जब वन वन विचरण करते हैं उस समय कबंध नामक राक्षस से उनका सामना होता है। कबंध का मतलब होता है जिसका सिर न हो, धड़ रहित, अर्थात सिर रहित जो पूरा शरीर धड़ है वही कबंध कहलाता है। वह राक्षस इंद्र के प्रहार से उसका सिर उसके पेट में घुस गया था और वह कबंध मात्र रह हुआ था, अर्थात उसके पास सिर नहीं था। तो बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। अर्थात जिस प्रकार से कबंध नामक राक्षस सिर के बिना जीवित था, उसी प्रकार से यदि हमारी संस्कृति ना हो तो संस्कृत के बिना मनुष्य की कल्पना जो है असंभव है। अर्थात क्योंकि संस्कृत ही हमारा मस्तिष्क है, जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभिवृद्धि के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृत के विकास के द्वारा ही जितना ही हमारी संस्कृति विकसित होगी उतना ही हमारे राष्ट्र की वृद्धि भी संभव है, उसी से आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हमारे राष्ट्र का समग्र रूप से विकास होना है तो उसमें भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात उसका बहुत महत्व है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अर्थात भूमि और जन की अपनी कोई संस्कृति न हो, उनका कोई संस्कार न हो, कोई सभ्यता न हो, उनसे निकाल दिया जाए, उनसे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप हो जाए ना समझना चाहिए। अर्थात राष्ट्र लुप्त हो जाएगा, वह राष्ट्र का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृत है। बिटप माने होता है वृक्ष। जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प माने फूल जो है वह संस्कृति है। अर्थात किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है, वह सभ्यता विकसित होती है, वही संस्कृति है। समाज ने अपने ज्ञान के आधार पर जो नीति या जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया है, उस उद्देश्य की दिशा में उसके द्वारा संपन्न किया गया उसका कर्तव्य, उसके रहन सहन, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करता है और उसे ही संस्कृति कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक जातियां रहती हैं। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक जातियां रहती हैं।
इन जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी कल्चर होती है, अपनी अपनी लोक गाथाएं हैं, लोकगीत हैं। इन विशेषताओं से प्रेरित होकर के अपनी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास करती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियों की गुण भावनाओं के कारण विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां विकसित हो जाती है, किंतु राष्ट्र की उन्नति के लिए इन विभिन्न संस्कृतियों के मूल में समन्वय और पारस्परिक सहनशीलता और सहयोग की भावना निहित रहती है। जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। अर्थात मानव ने ज्ञान के क्षेत्र में जो भी चिंतन किया है, जो भी मनन किया है, वह सब कुछ हमारी संस्कृति के अंदर उसके दर्शन मिलते रहते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष, वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन में अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जंगल में आपने देखा होगा कि जंगल में वृक्षों के साथ साथ उन पर आश्रित जो लताएं हैं, अनेक घास फूस हैं, ये सभी जंगल में जो है अपने स्वतंत्र भाव से सभी उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं और समाप्त होते रहते हैं। वहां आपस में कोई वैर भाव नहीं होता है, कोई शत्रुता नहीं होती है। तो लेखक इन्हीं के माध्यम से वो बताना चाहता है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से, अदम्य भाव में उन्हें जो दमन न किया जा सके, जिन्हें दबाया न जा सके, भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन के साथ अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। दोनों में कोई विरोध नहीं होता। पेड़ के साथ लता, लता के साथ अन्य घास फूस, सब लोग अपना विकास करते रहते, कोई एक दूसरे के मार्ग में बाधा नहीं बनते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से पर्वतों से निकलने वाली अनेक नदियां तथा मार्ग के अनेक झीलें और अनेक सरोवरों का जल एक साथ प्रवाहित होकर के समुद्र में जाकर के समान रूप से जो है मिश्रित हो जाता है, एक आकार हो जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार से हमारी अनेक संस्कृतियां, हमारे अनेक लोकगीत, हमारे अनेक लोक गाथाएं सब जो है राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में जो है एक आकार हो जाती हैं, एकता प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अर्थात जहां सब में एक दूसरे के साथ सहभागिता हो, एक दूसरे के साथ दोनों का मिलन हो, ये सम्मेलन ही जीवन का सुखदायी रूप है, सुखद रूप है। इस बार जो 302 जडाई संकेतांक के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया था, वह जो गद्यांश दिया गया था वो यहाँ से है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। तो साहित्य अर्थात हमारा लिटरेचर, तरह तरह के जो साहित्य हैं भाषाओं के, और कला, तरह तरह की जो कलाएं हैं, ललित कलाएं, नृत्य आदि, गीत, लोकगीत, संगीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। लोग अपने अपने मनोविचारों को, अपने अपने मनोभावों को इन्हीं के माध्यम से प्रकट करते रहते हैं। लेखक ने इन पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि एक राष्ट्र में कई समुदाय होते हैं और उन सबकी अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। संस्कृतियों का स्तर कैसे पता चलता है? वह साहित्य के माध्यम से, कला, नृत्य, गीत आदि में मुखरित होता रहता है। हम आप देखते हैं कि जब रामलीला है, नौटंकी है,
ये सब चीजों में हमारी जो है उस क्षेत्र विशेष की जो है संस्कृति जो है परिलक्षित होती है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि में मुखरित होता है। बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सभी भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का लोकगीत, महाराष्ट्र का लोक नृत्य, उड़ीसा का लोक नृत्य, ये सब देखने में भले अलग अलग दिखलाई पड़ता है, लेकिन किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र, एक ही आत्मा होती है। सहृदयता से प्रत्येक संस्कृति के आनंद देने के पक्ष को स्वीकार करना ही राष्ट्रीयता की भावना का परिचायक है। इस प्रकार से वे सभी संस्कृतियां एक सूत्र में बंधती हैं, सब एक सूत्र में बंध जाती हैं। देखिए, यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, महाराष्ट्र का अलग है, बंगाल का अलग है, असम का अलग है, सबका जो है रूप बाहरी अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भावनाएं छिपी होती हैं, जो आनंद छिपा होता है, वह आंतरिक आनंद की दृष्टि में सब एक समान होती है, सब में एक सूत्र है। जो व्यक्ति को सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद के पक्ष को स्वीकार करता है। हालांकि आप भले बंगला न जानते हो, भले ही आप पंजाबी न जानते हो, लेकिन वहां के गीत को और संगीत को जब सुनते हैं तो उसका आनंद आप लेते हैं, आप उसको आनंद के पक्ष को स्वीकार करते हैं और उससे आनंदित होते हैं। इसी प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, लाभकारी है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमिट भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। गांव ऐसा नहीं है कि जो है संस्कृति का सब रूप जो है, सब संस्कृति का रूप बड़े बड़े नगरों, बड़े बड़े शहरों, मुंबई, कलकत्ता, आज बड़े दिल्ली, आज बड़े बड़े शहरों में ही सारी संस्कृति और सभ्यता विद्यमान है, ऐसा नहीं है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, अर्थात गांव और जंगलों में निवास करने वाले भोले भाले लोग निष्कपट जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी वह निष्कपटता और सरलता उनके लोकगीतों में प्रतिबिंबित होती है। उनके लोकगीत सुनिए तो लोकगीतों में जो है आपको उनकी संस्कृति, उनका प्रेम, उनकी निष्कपटता, उनकी निश्चलता परिलक्षित होती है। प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण उनकी कथाएं विकसित होती है। ये लोक कथाएं उनका आचार विचार, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करती है। ये उन्हें बताती है, दर्शाती है कि उनके अंदर कितनी एकरूपता है, कितना उनमें आपस में प्रेम है। इसीलिए ये लोकगीत और लोक कथाएं हमारी संस्कृति का अथाह स्रोत और भंडार होती है। इनके द्वारा हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का वास्तविक परिचय प्राप्त करके आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। आज जब हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, संस्कृत के ऐसे संक्रमण काल में, ऐसे दुखद संकट की घड़ी में किसी को हमारी संस्कृति का परिचय प्राप्त करना हो तो ये लोकगीत और लोक कथाएं एकमात्र सहारा है। अतः हमें इसका सर्वत्र स्वागत करना चाहिए, साथ ही उनका संरक्षण भी किया जाना चाहिए। इनकी स्वागत करने की आवश्यकता है, इनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। अंतिम पैरा, अंतिम अनुच्छेद। पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। सांस्कृतिक प्रवेश अर्थात माहौल, वातावरण में विकास की एक पद्धति है। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो उन्नति की है, उस पर हम गर्व करते हैं और हम उसे राष्ट्र की विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे पूर्वजों की देन है, तो उसको हम उसी रूप में उनको जो है स्वीकार करते हैं और उनका आदर करते हैं। प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। अर्थात जो अतीत है वह हमारे लिए भार स्वरूप नहीं है, अर्थात बीता हुआ कल
वो हमारे लिए हमें एक नई राह दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, हमारे मार्ग को जो है क्या है दृढ़ बनाता है। यही हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चरित्र है, धर्म है, विज्ञान है, इनमें उसी रूप में हम स्वीकार करते हैं। प्राचीनता के प्रति गौरव की भावना से हमारे मन में भावी प्रगति हेतु प्रबल आकांक्षा का उदय होता है। उसी से हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस आकांक्षा को हम अपने भावी जीवन में साकार होता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी कामना होती है कि उस गौरव को हम अपने जीवन में उतारें और अपने भविष्य को पुष्ट बनाएं। यही राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग है। जिस राष्ट्र में भूतकाल वर्तमान का बोझ नहीं होता, जहां अतीत को ही सब कुछ मान करके चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं है, हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, अब इस पूरे खंड को, संस्कृत के खंड को पढ़ करके इस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग इस अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़िए और इन्हीं में इनका उत्तर छिपा हुआ है, उसको उत्तर देने का सब लोग आप लोग कष्ट करेंगे। इसी को आप लोग भेजते रहे। जो प्रश्न दिए गए हैं वो इस प्रकार से है, बोर्ड में ही पूछा गया था परीक्षा में, उसी प्रश्नों को मैं आपको यहां पर दिया हूं। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है? भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है? जीवन के बिटक का पुष्प संस्कृति है से लेखक का क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार किसी राष्ट्र का सुखद जीवन किस भावना पर निर्भर करता है? राष्ट्रीय जन अपने मनोभावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं? प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, आपको दोनों अनुच्छेदों में दो जगह जो है हाइलाइटर से जो है रेखांकित किया गया है, उसकी व्याख्या को करनी है, उसका भाव व्यक्त करना है। और उपरयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। जैसा कि आपको पहले से ही विदित है कि पाठ का नाम जो है वह है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। बाकी के प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़िए और ये प्रश्न सारे इस बार की बोर्ड परीक्षा में दिए गए थे, उन्हीं को ही मैं आप लोगों के लिए भेजा हूं और आप लोग सब लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ करके इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके जो है मुझे व्हाट्सएप करें। थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट